अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर, सत्तार खान साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज खान साहब, आपने देखा होगा आपके दोस्त सुहेल वड़ाइच ने भी कॉलम लिख दिया। 2 दिन से मुख्तलिफ दूसरे यूट्यूबर्स भी बातें कर रहे हैं कि जनाब आसिम मुनीर साहब, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो अगले साल एक नया सेटअप लेकर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आलमोस्ट छुट्टी का कोई चांस है। कुछ खबरें तो ऐसी हैं कि हो सकता है कि वो ये सिस्टम ही लपेट दें, और कुछ खबरें ऐसी हैं कि कोई कुछ ना कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके नतीजे में वो चाहते हैं कि ये जो ख़त्म हुई कमज़ोर हुई पार्लियामेंट की वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं ना, इसको और ज़्यादा इस पार्लियामेंट से जान छुड़ाई जाए और वो सारे मामलात किए जाएँ। क्योंकि उनका ये ख़्याल है कि अगर आलमी सफारतकारी के सारे मामलात भी उन्होंने देखने हैं और इमरान ख़ान को भी उन्होंने रोकना है और सियासत भी उन्होंने ही सीधी करनी है, तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है। उल्टा ये कि डिमांड्स हैं, पीपल्स पार्टी कह रही ये ना करो, वो ना करो, फ़लाँ ना करो, और नून लीग वाले अपने गुलशर्रे उड़ा रहे हैं वजारतों में। तो वो कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग ये है कि इनसे निजात हासिल की जाए। अगर इमरान से निजात हासिल करनी है तो इनसे भी करें, क्योंकि ये मिलिट्री के अंदर से भी एक मुतालबा था किसी ज़माने में, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से भी, कि यार इमरान नूं तो तुसी कढ़ देता तो लैके किन्हां नूं आए हो। तो ये भी एक सोच है। एक बात है कि पाकिस्तान में किसी चीज़ के बारे में आज बात की जाए, कल के बारे में, तो कई दफ़ा गुमान गुजरता है कि हमने कोई बात हमारे मुंह से निकल गई। लेकिन साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि एक दिन पहले, एक रात पहले हमें नहीं पता होता। हमें से मुराद है मीडिया को भी नहीं पता होता, अगले दिन वो हो जाता है। तो ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो हमें पता चल जाएगा। ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो वो हमारे सामने आ जाएगी। उसके होने से पहले ये बात करना कि जी वो ये सोच रहे हैं, जिनकी सोच की वजह से तब्दीली आती है। अब वो जो सोच है, उस सोच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती। वो अपना कंटिजेंसी प्लान जब बनाते हैं ना, तो कंटिजेंसी प्लान में एक चीज़ नहीं होती। कंटिजेंसी प्लान में उनके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कर लो, ये ना हुआ तो ये कर लो, ये ना हुआ तो ये कर लो। इस तरह से पैरेलल बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कई दफ़ा होता है कि 2023 है या 2025 है। 2025 में एक चीज़ उनकी सोच में है, 2029 आ गया, वो चीज़ नहीं हुई, या उन्होंने समझा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, या ये हम नहीं करना चाहते, या हमसे हो नहीं सका। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान वज़ीर आज़म है, GHQ में एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जिसमें तमाम मीडिया को बुलाया था। मैं GNN का ब्यूरो चीफ था उस इस्लामाबाद में, मुझे ही बुलाया गया। हामिद मीर ने भी GNN ज्वाइन किया हुआ था, हामिद मीर को ही बुलाया गया। इस तरह जितने एंकर थे, बड़े बड़े एंकर थे, सबको बुलाया गया। हमने क्या देखा होगा GHQ में, जब कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, तमाम जो पॉलिटिशियन थे ऑपोजिशन के, उनको भी बुलाया गया था। वहाँ हम क्या देख रहे थे, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई थी कि बाहर जो आता था, पॉलिटिशियन आता था, जिसको रिसीव करते थे फौजी, वो भी हमारी आंखों के सामने था कि किसको कैसे रिसीव किया गया। शहबाज शरीफ को ऐसे रिसीव किया गया कि सज्जाद हाँ, साहब, आपने पहले भी बताया, ईमान से हमारी हंसी निकल गई कि इस तरह से रिसीव किया जाता है। ये कितनी मरतबा पंजाब का चीफ मिनिस्टर रह चुका है, अंदर ला के उसे कुर्सी पर बिठा दिया गया। बिलावल भुट्टो को जिस तरह रिसीव किया गया ओपोजिशन लीडर्स में से, वो हमारे लिए झटके की बात थी। हम आपस में बात कर रहे थे कि हम देख क्या रहे हैं या हमें दिखाया क्या जा रहा है, कि बिलावल भुट्टो को तो ऑलमोस्ट ऐसे रिसीव किया गया जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिसीव किया गया था। अब ये देखें, हम देख रहे थे कि यार ये हमें दिखा रहे हैं ना, पूरी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई हैं, हमसे कोई चीज़ छुपा नहीं रहे, ये मेरे को मैसेज कन्वे कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब इमरान खान की छुट्टी हुई तो वज़ीर आज़म कौन बनता है? जिसको कोने में बिठाया हुआ जिसको था। कोने में बिठाया हुआ था। अब देखें ना, ये कैसी बात है कि अच्छा, पावर दैट भी दिखा कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ हो रहे होते लेकिन हैं। एक बात है, जब मैं आपको एक ऐसी मेमोरी शेयर करता हूँ कि जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था
तो मैं रावलपिंडी में था और हमारे सामने वाक़या हुआ, किस तरह टीवी पे कब्ज़ा हुआ, किस तरह एयरपोर्ट पे कब्ज़ा हुआ, कैसे हुआ। तो हमारे एक सीनियर एडिटर थे वहाँ पे, बुज़ुर्ग थे शोरश मलिक साहब। वो बहुत एक्साइटेड थे कि अब एक ऐसी टीम आएगी जो मुल्क को संभालेगी, और जो जनाब ये जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो मेस किया हुआ है 90s का, उसको वो साफ़ करेगी और मुल्क बहुत तरक्की करेगा। अच्छा, काफ़ी दिन गुजर गया, कैबिनेट अनाउंस नहीं हो रही थी, काफ़ी दिन गुजर गए, और जब कैबिनेट आई तो शोरश मलिक साहब गालियाँ निकाल रहे थे। अच्छा, तसव्वुर क्या था, एक तासुर क्या था? तासुर ये था कि जनाब इतनी इनका होमवर्क है, जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ इनकी ऑप्शंस इन्होंने बनाई होती हैं, कोई मुख्तलिफ प्लान्स बनाए होते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो। उनका ख्याल था मलिक साहब समेत बहुत सारे लोगों का जो उस वक्त मिलिट्री के उस रूल को वेलकम कर रहे थे, उन सब का ख्याल था कि मिलिट्री हमारी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, एस्टैब्लिशमेंट है, इनकी एक रिसर्च है कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कीमती लोग, ऐसे लोग जो पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर सकते हैं, ऐसी टीम जो कि बहुत मास्टर माइंड लोगों की होगी, वो अब आएगी। और जब आए शौकत अजीज़ साहब, ज़ुबैदा जलाल साहबा और ये वो बाकी सारी टीम, अतिया, अनायतुल्लाह और बाकी, तो सब मलिक साहब कहने लगे हो ये तो सारे CIA के बंदे इन्होंने ले आए। अच्छा, होता क्या है वहाँ पे, मैंने उन दिनों ये देखा था, मैं जो आपने बात की इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से एक्ट करती है, उस वक्त एक साहब थे, उन दिनों तालिबान का जो एक फ़ैशन था, तालिबान की ताकत का एक फ़ैशन था पूरी दुनिया में, अभी 9/11 हुआ नहीं था, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी थी जिनका ख्याल था कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा और मियाँ नवाज़ शरीफ को हटा के ना एक इस्लामी तर्ज़ का इनकलाब आएगा, और ये वो इस तरह की बातें बाज़ लोग करते थे जो जहादी नेटवर्क्स के साथ जुड़े हुए थे। तो हमारे एक दोस्त थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो मतलब कारोबारी थे इस्लामाबाद में, लेकिन वो जहादी तंजीमों के सेमिनार्स को फ़ंड करते थे। सेमिनार होते थे, मुफ्ती शामज़ई आते थे, हमीद गुल साहब, उनके सेमिनार्स को फ़ंड करते थे। तो वो कहने लगे कि अब वक्त आ गया सजाद साहब कि जितने CIA के लोग हैं ना पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनको चुन चुन के निशाना बनाया जाएगा, और अब ये कौमी नेशनलिस्ट लोग, जो इस्लामिस्ट नेशनलिस्ट लोग, उनके अरूज का टाइम है ये। लेकिन हुआ क्या कि NGO सेक्टर से 4-5 लोग आ गए, जिनमें संगी के जो थे असगर खान साहब के साहबजादे उमर असगर खान, अतिया, अनायतुल्लाह, वो भी सिविल सोसाइटी से आ गई, ज़ुबैदा जलाल की एक NGO थी कोयटा में, वो भी आ गई, इस तरह बहुत सारे लोग आ गए। और जो टेक्नोक्रेट्स आए, बाज़ लोग जो कैबिनेट्स में एडवाइज़र्स बने, वो तो सारे, कुछ लोग तो डायरेक्ट अमेरिका से आए थे, और तो वो सारे लोग जो थे ये अपने घर से नहीं निकलते थे बाद में, जो इस्लामी इनकलाब भी थे। और जब फिर 9/11 हो गया और जब चीज़ें बिल्कुल उनके बरक्स चली गई, तो जिस तरीके से हमारी एस्टैब्लिशमेंट सोचती है ना। सब एक बात, मेरी बात एक आपस की बात है, एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आम बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से। आम बंदा वोट देता है एक सियासी जमात को, आम बंदे की उम्मीद होती पार्लियामेंट से। जब वो सियासी जमातों को वोट देता है, सियासतदान को वोट देता है, MNA MPA को वोट देता है, तो कोई ना कोई तो उम्मीद होगी जिसकी वजह से वो वोट दे रहा होता है। जब पार्लियामेंट बनती है, जब सियासी क़यादत की हुकूमत होती है मुल्क में, तो कितने मसाइल हल होते हैं उस बंदे के जिसने वोट दिया। पावर्स दैट भी जब आती है ना हुकूमत में, उसको वोट किसी ने नहीं दिया होता। मतलब मैंने वोट नहीं दिया, मैं उम्मीद नहीं करूँगा। मेरी उम्मीदों का कौन मरकज़ होगा? पार्लियामेंट होगी। मेरी उम्मीदों का मरकज़ होगा सियासी जमातें। मेरी उम्मीदों का मरकज़ होगा सियासतदान। जब सियासतदान, सियासी जमातें और पार्लियामेंट होती है, तो एक आम बंदे का क्या होता है? वही सब कुछ हो रहा होता है जो गैर पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में हो रहा होता है। अब जब कभी ये हुआ है कि आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है, सियासतदान को स्पेस मिलती है, पार्लियामेंट आती है, तो ये क्यों नहीं वो काम करते जिसकी वजह से ये गिला ख़त्म हो जाए। अब क्या होता है, नवाज शरीफ को एक तरफ रख लें, इमरान खान को एक तरफ रख लें, इस एक वक्त में देख लें आप, पिछले कई सालों से देख लें कितनी गालियाँ निकाल रहे हैं एक दूसरे को।
नहीं नहीं एक के पास पार्लियामेंट थी और दूसरे के पास भी पार्लियामेंट थी, एक की हुकूमत थी, दूसरे की भी हुकूमत थी, एक को वोट मिला था, दूसरे को भी वोट मिला था। ये क्या कर रहे थे आपस में? दस्तों गिरेबान ऐसे जैसे यार एक दूजे का मुंडा मारिया होंदा है, एक दूजे का प्यो मारिया होंदा है। ओ भाई आपने सियासत में रह के इख्तलाफात करने हैं तो इख्तलाफात का तरीका सीख लें कि इख्तलाफात क्या होते हैं। पूरी दुनिया में सियासी जमातें होती हैं। लेकिन खान साहब फिर वही मैं कहूँगा कि जो गालम गलोच है ना, गालम गलोच हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये गालम गलोच जो था ये समझ लें कि आपको याद होगा 90s में यही काम एजेंसियों से करवाया जाता था। एजेंसियां मुख्तलिफ यार एस्टैब्लिशमेंट। शेख रशीद वो बंदा था, हाँ, तो वो शेख रशीद कौन पहला था? बंदा शेख रशीद जो हमसे वोट लेके पार्लियामेंट में गया। देखे मेरी बात सुने, MNA बना। शेख रशीद ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी उस वक्त कौन सी थी? ख़वातीन थी जो इक़्तिदार में थी। बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, बेनज़ीर भुट्टो की वालदा मोहतरमा नुसरत भुट्टो सीनियर मिनिस्टर। शेख रशीद जलसों में वो बात ज़ुबान इस्तेमाल करता था जो हम जैसा जो रिपोर्टर जो कवरेज कर रहा होता तो उसे शर्म आती थी कि यार ये पार्लियामेंटेरियन ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी शेख रशीद अभी रिसेंटली इमरान खान के ज़माने में बिलावल भुट्टो के बारे में किस तरह की गुफ्तगू करता था? अच्छा खैर, एक बात इमरान खान के दौर में वही शेख रशीद जो नवाज शरीफ के साथ मिल के बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो को गालियाँ देता था, वही शेख रशीद इमरान खान की हुकूमत में आके तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली को गाली देता था। हाँ, अब देखो ना, ये इसको आप कोई भी नाम दे दें, मुकाफात अमल कहना, जो भी कह दें। अच्छा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये जो कल और परसों और 3 दिन जनाब आपके जो शेर पेशावर जो थे खैबर पख्तूनख्वा के, अच्छा ये शेर आया हुआ था, वो आए जनाब 3 दिन के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। और जिस तरीके से ख़बरें आईं, जिस तरीके से जर्नलिस्टों ने सवाल किए, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए, तो मुझे ये लग रहा था कि कोई अंडर 19 जो एक टीम है ना वो आई थी और उनका स्वागत करने वाले भी अंडर 19 ही थे। बड़ा आपने लकब दिया, कमाल का लकब दिया ये सजाद। ये जो लकब दिया ना अंडर 19 का आपने, कि अंडर 19 की टीम खैबर पख्तूनख्वा से आई थी, सुहेल आफरीदी उसकी क़यादत कर रहे थे। आगे पंजाब में जो उनको रिसीव किया उनके मुखालफों ने, वो भी अंडर 19 थे। ये सियासी तौर पर आपकी बात 101% फिट बैठती है सियासी तौर पर। वजह यह है कि सियासत में ये कभी हम लोगों ने नहीं देखा। अब हमारी किस्मत ही ख़राब है कि हमने ये दिन भी देखने थे कि 2 सियासी मुखालफ आपस में मिलते हैं तो वो अंडर 19 ही होते हैं सियासत के वाले से। उनके पास गालियों के अलावा, गलीज़ ज़ुबान के अलावा, एक दूसरे को रुसवा करने के अलावा, बेहुरमती करने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या सियासत इसके बगैर नहीं हो सकती? ये वो प्रोडक्ट है, ये सियासत वो प्रोडक्ट है जो बहुत मेहनत करके बहुत मेहनत करके हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। और अब बदकिस्मती ये है कि ये प्रोडक्ट उल्टी इस्टेब्लिशमेंट को भी पड़ गई। पहले तो ये होता था ना कि गाली बेनज़ीर को जारी होती थी, गाली आसफ़ ज़रदारी को जारी होती थी, गाली नवाज शरीफ को जारी होती थी, या गाली जो थी वो किसी और को जारी होती थी। अब जब से इमरान खान साहब एमर्ज हुए हैं और उनको निकाला गया है, उसके बाद जो गालियों का 70% कोटा है वो वापस उनकी तरफ चला गया है। एक इसमें बात कर दूँ, मैं फ्रॉम द डे वन एंटी पावर्स दैट भी रहा हूँ कि यार जो खेल है ना सियासत का, इक़्तिदार का, वो सियासी जमातों में होना चाहिए। अलिफ बे पे जो भी है, ये पहली मर्तबा हुआ है। ये इमरान खान ने, हमारा जो अडयाला जेल वाला है, इसने, मुर्शदी ग्रुप ने, PTI ने जो गालियाँ दी हैं पावर्स दैट बी को, मेरे अंदर ना एक हमदर्दी की लहर उनके लिए उठी है, पावर्स दैट बी के लिए। ज़ाहिर है जिसको भी निशाना बनाया जाएगा। गालियाँ यार देखो, वो आपस की बात हाँ, है। बिल्कुल। ये शुरू कहाँ से हुआ? मैं भी जाता था मुजाहरों में। ये शुरू हुआ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके इमरान खान को निकाला गया, तो 1-2 मुजाहरों में, छोटे छोटे मुजाहरे थे, उनमें मैं भी चला गया बीइंग ए जर्नलिस्ट। वहाँ कमर जावेद बाजवा, जर्नैल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जो गालियाँ दे रहे थे मुर्शदी ग्रुप और PTI,
मैं हैरान था कि गालियां देने वाले सारे पढ़े लिखे थे, यार मैं समझता हूँ कि सब पढ़े लिखे लोग हाँ, थे। ऐसा मुझे ही है। झटका लगा, मैं कहा यार ये तो छाबड़ी वाले की जुबान एक ज़माने में होती थी, अगर गुस्से में आ गया उन्हें गाल काटती। ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो फिर मैं, जिनके साथ मेरी फ्रैंकनेस होती थी, मैं पूछता था, मैं कहा गालियों के अलावा आपको कुछ नहीं आता? गालियों के अलावा भी बात हो सकती है, अगर सियासत में बात करनी है तो गालियों के बगैर आप कर सकते हैं। हाँ साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो गालियां और ये जो जिनका आप जिक्र कर रहे हो ना, देखें, सियासत जब एक हम कहते थे, इतराज़ किया जाता था कि एक तरफ फ्यूडल्स हैं और इन्होंने लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ है, और एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, और इनसे छीनना है लोगों को, निकाल के इनके चुंगल से, और एक अवाम की ताकत बननी चाहिए, कोई तीसरा बंदा आना चाहिए। ये ख्वाहिश थी हमारी पावर दैट बी की। अब ख्वाहिश है कि चौथा बंदा आना अब चाहिए। सुने ना, हुआ क्या, वो बंदा जिसको तीसरा बंदा ये कह रहे थे, वो बंदा जो है ना, वो उसने लोगों के, वो एक ऐसा वायरस बन के लोगों के दिमाग में घुस गया है बिल्कुल सही। कि उसने लोगों के दिमाग पर कब्जा कर रहा है। वो अब इमरान के सामने जो भी बंदा है ना, खा बाजवा है, खास मुनीर साहब है, खा जो भी है, बिल्कुल सही। वो टिक नहीं पा रहा। ये एक हकीकत है, इसको कोई माने या ना माने। आप वायरस का नाम देते हैं, मैं भला क्या कहता हूँ। एक कोरोना आया था 2020 में, उसे कोविड-19 पेंडेमिक 2019 क्यों कहा जाता है कि दिसंबर के आखिरी दिनों में हाँ वो कोरोना शुरू का हुआ पता चला था, इसलिए उसको कोविड 2019 कहते हैं। फैला वो 2020 में था, लेकिन शुरू उससे हुआ था। मैं कोरोना को और अपना जो हडियाला जेल वाला इमरान खान है, इसको बराबर समझता हूँ। फ़र्क दोनों में क्या है? कोरोना पूरी दुनिया में फैला था, इमरान वाला जो कोरोना है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में फैला है। पाकिस्तान में या ओवरसीज में? ओवरसीज पाकिस्तानियों पे ना। हाँ, पाकिस्तानियों में। अब ये एक ऐसा है, मैंने कहा कि यार उस कोरोना की तो वैक्सीन अल्टीमेटली आ गई थी। इसकी क्या वैक्सीन है? इसकी कोई वैक्सीन फिलहाल कोई नहीं है। नहीं, वैक्सीन इनके पास होती भी नहीं है। ये जो हमारे, जिनको आप कहते हैं ना कि उनके बड़े प्लान होते हैं, ये होता है, वो होता है, ये चीज़ें ख़राब करना जानते हैं, समेटना नहीं जानते। आज तक का तजर्बा यही बताता है। ये जो अभी भी सोचा जा रहा है ना, इस वक्त भी, कि ये हुकूमत, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनको भी गार्बेज और कुछ करो, उसके नतीजे में ऐसी चीज़ें बिखरेंगी कि इनसे किसी से समेटी भी नहीं जाएंगी। अगर कभी कुछ ऐसा हुआ, वजह बदल गया है। वजह ये होती है कि देखें, सियासत जो है ना, सियासत ये नौजवानों का काम नहीं है। जैसे वो अंडर 19 की बात कर रहे थे ना हम ये टर्म अच्छी लगी है। ये सियासत जो है जहानत का काम है, दानिश का काम है। पूरी दुनिया कल एक नजम सेठी, पूरी दुनिया में माना जाता है मासवाए पाकिस्तान के। कल नजम सेठी एक बात कर रहा था, वो अपने शो में कह रहे थे कि जनाब पीपल्स पार्टी के बारे में, कि पीपल्स पार्टी वाहद जमात है जो चालाक पार्टी है। फिर उसने साथ ही करेक्शन की, हाँ नहीं, फिर उसने साथ ही करेक्शन की ना, पूरी बात सुन ले। उसने कहा चलाक का लफ्ज़ ऐसे ही निकल गया, मैं कहना चाह रहा था कि सियासी शऊर है उनमें, क्योंकि वो वाहद जमात है जो सोचती है, करती, और हकीकत क्या है, इसीलिए सुकड़ती जा रही है। इसीलिए सुकड़ती जा रही है कि सियासी शऊर की कोई, पंजाब से तो पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया। लेकिन नजम सेठी क्या कह रहा था? नजम सेठी ये कह रहा था कि सिंध से पीपल्स पार्टी से कुछ, अभी भी पीपल्स पार्टी कुछ चीज़ों पे रजिस्ट कर रही है जिन पे ना कभी इमरान ने किया था रजिस्ट मिलिट्री के सामने, ना कभी नून लीग करेगी। वो जो रेजिस्टेंस है ना, अभी भी वो एक सियासी, यानी उसका हिस्सा है। क्या नाम है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या अपने लोगों के राइट्स की बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि हम नहीं चाहते कि ये जो सूबे सिंध को तकसीम किया जाए, वो नहीं चाहते कि एनएफसी जो है उस पर कंप्रोमाइज़ करे। ये सवाल किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, बदकिस्मती ये है। एक बात हुई ना, ये जो पावर्स दैट बी हैं, इनकी आशीर्वाद के बगैर तो कोई नहीं आया यहाँ पर। लेकिन ये मेहरबानी करते रहे, फिर बाद में निकालते भी थे। लेकिन जो मेहरबानी इन्होंने इमरान खान पे की, इस तरह की मेहरबानी आज तक मुल्क की तारीख़ में कभी भी किसी सियासतदान या सियासी जमात पे नहीं की गई। यही गले पड़ गई।
अपनी जरूरत से ज्यादा जब नहीं आप नहीं, वैसे इमरान खान तो एक हाइट पे जाके इनके गले पड़ा है ना, लेकिन नहीं इनकी नहीं हर प्रोडक्ट इनके गले एक पड़ी बात है। है, इनकी हर पूरे के प्रोडक्ट। पूरा इमरान खान का टेन्योर देख लो, पावर्स दैट भी तंग क्यों थी जिसका आपको नहीं पता चला। वो तंग इसलिए थी कि काम तो कोई करता नहीं, सारा कुछ साढ़े को करवाता है। पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियन होते थे, अगर बजट पास होना है या कोई बिल पास होना है तो एक कोरम का मसला ना बने। हाँ, जाहिर है। वो भी पावर्स दैट भी करती थी, घरों से लेके आती थी पार्लियामेंटेरियन को कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये काम आपने करना है, मैंने नहीं करना, ये काम आपका काम है। वो भी काम कराती थी। वो उनके इसलिए गले पड़ गया कि हर काम ही हमने करना है, तो हमने फिर बराए नाम ही वज़ीर आज़म बना दिया। तो यही उसके बात बाद फिर जब वो अपोजिशन में आया, जब उसकी हुकूमत निकाली, तो वही बंदा उनके गले पड़ा हुआ है। हर दो सूरतों में पावर्स दैट बी के गले जो बंदा पड़ा है ना, जब हुकूमत में है तो अपने नालायकी की वजह से, जब अपोजिशन में आया तो वो जो आप बदतमीजी की वजह से, आप कह रहे हैं वायरस और मैं कह रहा हूँ कोरोना है, कोरोना की वजह से पड़ गया वो। अच्छा, लेकिन क्या फिर सवाल तो यही है ना कि आप क्यों, वो कहते हैं कि क्यों पैदा करते हो, अगर खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। ये बात यानी कि आप अगर संभाल नहीं सकते तो ऐसे लोग पैदा क्यों करते हो। और ये जो सोचना है ना कि जी अगर सारा कुछ हम करते हैं तो फिर ये क्या करता है, तो आप क्यों इतना आगे बढ़ के लोगों का काम करते हैं। आप छोड़ देना कि वो अपनी हुकूमत संभाल सकता है तो संभाल ले। अपनी हुकूमत, एक बात आप लिख लें कि जैसे ही मेरी तबीयत है, लाओबाली सी तबीयत है मेरी, इस तरह के कई लोग होंगे जो लाओबाली होते हैं। आप उनको ऑफ़र करें, गवर्नर लगना ही, वज़ीर आला लगना ही, बग़ैर किसी मेहनत के, कोई इलेक्शन लड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई वोट लेने की ज़रूरत नहीं, हम बना देते हैं। हम इनकार कर देंगे। क्यों? गवर्नरी का हमें पता ही नहीं, चीफ मिनिस्टर। लाओबाली तबीयत का बंदा कभी भी गवर्नर नहीं लगना चाहिए। लाओबाली तबीयत का बंदा कभी सदर नहीं लगना चाहिए। लाओबाली तबीयत का बंदा कभी वज़ीर आज़म नहीं लगना चाहिए, कभी वज़ीर आला नहीं लगना चाहिए। वजह क्या है? इमरान खान भी हमारी तरह का लाओबाली तबीयत है। प्राइम मिनिस्टर आप लगाते हैं, उसे पता ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने दफ्तर कब जाना। चंगा है वो, तो उसने उबाल दिया हर चीज़ को। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जैसा सेंसिबल बंदा हो ना, मैं ये कह सकता हूँ कि सजाद को चीफ मिनिस्टर लगा दिया जाए तो सजाद कम अज़ कम ये ज़रूर देखेगा कि मुझे क्या काम करना है, मैंने क्या काम करना है। अगर सतार खान को चीफ मिनिस्टर लगा दिया जाए या वज़ीर आज़म लगा दिया, समझो कौम तबाह हो गई। नहीं, और मेरी तरह के तबीयत और लाउबाली तबीयत के बंदे को किसने कहा था पावर्स दैट बी के कहनू वज़ीर आज़म लाओ? यार वो ये सोच, अगर ये सोचते तो ऐसे फैसला ना करते। लेकिन एक बात है, अभी आपके जो मुर्शद हैं वो जेल में बैठ के जो नई पोस्टिंग्स कर रहे हैं ना, नई तैनातियाँ, वो भी एस्टैब्लिशमेंट की तरह ही कर रहे हैं। वो मुझे उससे एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न बना हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न मुख्तलिफ चीज़ है। मुख्तलिफ एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र करती है ब्यूरोक्रेट्स की। वही बात, वो अंदर बैठा हुआ है, इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न है पीटीआई की। मैं वही कह रहा हूँ, चेयरमैन ला दो, मैं वही कह रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी ला दो, मैं वही कह रहा हूँ उठा दो कि आज अगर कल सैटरडे वाले दिन जैसे आए ना ये साहब, जुमे वाले दिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर, ये जो सुहेल आफरीदी साहब, अगर इनकी जगह आप तसव्वुर करें कि गंडापुर आता या परवेज़ खटक आता। परवेज़ खटक डिफरेंट था, गंडापुर इस तरह का नहीं, अगर ऐसे ही था, गंडापुर में ललकारता वो आता था। नहीं, गंडापुर जो था उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा इससे ज़्यादा सियासी था। सियासी तौर पे हम गंडापुर को पहले से जानते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुहेल आफरीदी को तो जब ये चीफ मिनिस्टर बनाया गया तब हम गूगल पे जाकर ट्रेस कर रहे थे कि है कौन। अच्छा, अब सुहेल आफरीदी और उसके साथ जो मीना आफरीदी और ये दूसरे लोग आए, मतलब एक तो उनका जिस बॉडी लैंग्वेज, गुफ्तगू का स्टाइल वो, और फिर आगे से उज़मा बुखारी साहबा, और फिर आगे से ये अंडर 19 का आपने जो लक़ब दिया ना, ये पूरा फिट बैठता है। और फिर जनाब आगे से कुछ ऐसे दोस्त सहाफ़ी जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने या उज़मा बुखारी ने जो एक थीम बना दिया था ना कि ये चर्च लेकर आएंगे, ये जंगली हैं, उसको कंटिन्यू करवाया उन जर्नलिस्टों से। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि एक बड़ी खौफनाक चीज़ सामने आई कि बहुत सारे केपी के लोग जो कि पीटीआई के हामी नहीं थे, उनमें एमल वली भी और उसमें और बहुत सारे लोग जिन्होंने कहा कि जो
केपी के बारे में और पख्तूनों के बारे में जो एक नेगेटिविटी की गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, एक और बात सुने, दूसरी तरफ सॉरी एक बात सुने हाँ। सजाद साहब, फर्क क्या है भला? वो आए हैं, सुहेल अफरीदी आया, वो हुकूमत आ रही है जी, KPK की हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, वो आ रही है PTI की हुकूमत। इनके जो इन्होंने बेहूदगी की, जो गलीज़ तरीन ज़ुबान इस्तेमाल की पंजाब की हुकूमत के बारे में, मरीम नवाज़ के बारे में, जवाबन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सहाफ़ियों को आगे कर दिया कि आप उस लेवल का सवाल करेंगे। अब देखो ना, दोनों तरफ क्या हो रहा है कि हमें सुहेल अफरीदी की जो टीम आई हुई थी, उसकी बातें सुन के भी हैरानगी थी कि टीवी पे खड़ा होकर क्या बात कर रहा है वो। और फिर जब हमने अपने साथियों के मुंह से निकले हुए सवालात देखे, उस पर भी हमें शर्मिंदगी हुई कि किस किस्म का सवाल कर रहे हैं ये जो आप कह रहे हैं ना, जर्नलिस्ट आगे खड़े कर दी। यार, पंजाब गवर्नमेंट वाले जो है ना, मरियम साहबा और उज़मा साहबा, उनको भी कुछ सोचना चाहिए कि वो लेगेसी है एक 30 साल, कम से कम 30 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी की, 85 से 1985 से मतलब 40 साल की एक सियासी पार्टी की अगली जनरेशन है। मैं हैरान हुआ था उज़मा बुखारी साहबा की वो गुफ्तगू एक क्लिप सुन के कि जब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके आगाज़ में उन्होंने कहा कि कोई नास्टी क्वेश्चन ना हो, कोई ऐसी बात ना हो कि कोई बंदा लिवरेज लेने की कोशिश ना करे अपने सवाल से। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर किसी की नौकरी चली गई तो मैं ज़िम्मेदार नहीं होंगी। यानी एक तरफ आप जर्नलिस्टों को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो सवाल भी आपकी मर्ज़ी का पूछें मरियम साहबा से, और दूसरी तरफ से मेहमान जो आ रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जो आपके घर आता है वो मेहमान होता है, वो आपका वो एक सूबे के वज़ीर आला है। एक मेरे नाम के साथ भी खान लगता है जी। ये पंजाब में जो हुआ, पंजाब में जो सहाफ़ियों ने सवाल किए, वो तो शर्मिंदगी मेरे लिए बनती है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मेरे लिए शर्मिंदगी बनती है कि इस तरह के सवाल तो होते ही नहीं हैं यार, ये कहाँ से एक सवाल कर रहे थे। लेकिन मेरे नाम के साथ खान लगता है, मुझे उम्मीद उनसे भी नहीं थी जो KPK से नहीं बिल्कुल नहीं। वो जिस तरह से पठान जो होता है ना, मीना अफरीदी ने जिस तरीके से बात की, वो ना तो वो किसी सूबाई असेंबली का मेंबर लग रहा था, ना कोई पॉलिटिकल वर्कर लग रहा था। कभी इस जुबान में बात नहीं करेगा, ऐसा ही। मेरे लिए तो शर्मिंदगी वाली बात थी कि KPK से आए हुए लोग जो हुकूमत में हैं वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पठानों की जो एक होती है ना आज़मत होती है कि भी औरतों के बारे में हमारे मुंह से कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं निकलता, उन्होंने सारी की सारी नफ़ी कर दी। मैं तो दो दिन 3 दिन मैं लोगों को ये कहता रहा कि मेरे नाम के साथ खान नहीं लगता, सिर्फ सतार लगता। लेकिन खान साहब, जो उन्होंने मीडिया एक मैनेज करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें 3 लोगों के सवालात मैंने सुने हैं, आपकी भी नज़र पड़ी होगी। आप तो इनवाइटेड थे, आप रेस कोर्स चले गए और आप उधर नहीं गए। यार मैं हालांकि जाना चाहिए था, हम दोनों को जाना चाहिए था कि ये सुहेल अफरीदी का जो हुआ मीडिया के साथ, मीडिया एंकर पर्सन के साथ, तो मुझे भी इनविटेशन आया था, मेरे व्हाट्सएप में है। तो चूंकि मैंने संडे के संडे लाहौर रेस क्लब जाना होता था, और बस तो मैं कंफ्यूज हो गया, उधर जाऊं यार, उधर रूटीन नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई, वो एक तो सैयद मुजम्मल ने बड़ा अच्छा सवाल किया। उसने कहा कि जी आप इश्क इमरान में कहते हैं मैं मारा जाऊंगा, लेकिन इश्क अवाम के लिए क्या किया? अच्छा, तो उसका कोई ख़ास जवाब नहीं दिया उसने कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो सूबा जो है वो दहशतगर्दी के साथ लड़ा है। हालांकि जो मुकामी सहाफ़ी पेशावर के हमारे दोस्त हैं, वो बताते हैं कि PTI की गवर्नेंस काफ़ी कमज़ोर है, मुश्किलात भी हैं, लेकिन और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है उसको भी लड़ने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ पूरी तरह से वो मुताबिकत के साथ काम नहीं कर रहे। दूसरा, उसने मंसूर साहब ने एक सवाल किया कि भाई जो पंजाब गवर्नमेंट का एक क्लेम है कि हमने लाहौर को इतना खूबसूरत शहर बना दिया है, तो आप इसको देख के मॉडल के तौर पर पेशावर को जाके बनाएं। तो उसने कहा कि हाँ लाहौर खूबसूरत है, लेकिन मेरे लीडर का कहना है कि सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, कौम सियासी शौर से। सुहेल अफरीदी ने साफ किया था कि हमसे उम्मीद ना रखना कि हम सड़कें बनाएंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। वाह जी वाह, कमाल। उसने कहा जी कि कौम बनती है सियासी शौर से, और सियासी शौर क्या है? गालम गलोच। अच्छा, और तीसरा सवाल किया जनाब वो जो चौधरी साहब हैं, गुलाम हुसैन चौधरी साहब ने,
उनका कहना था कि जनाब तुसी ਇਹ ਦੱਸੋ बाकी पंजाबी में किया सवाल कि तुसी इधर उधर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं, तुसी ये दसो कि वो वक्त कब आएगा कि जब आप दरवाज़ा खोलेंगे जाके चाबी से और खान को बाहर निकालेंगे। तो उसने बेचारे ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि अभी उसमें कुछ वक्त लगेगा। अच्छा, मैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब के बारे में कोई बात कर दूं एक छोटी? हाँ, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं करूँगा। जी जी। तो चौधरी साहब ज़रा चौधरी गुलाम हुसैन साहब माजरत दे नाल बड़ी पुरानी गल हैगी है, आ गई जुबान। चौधरी गुलाम हुसैन के साथ पुराना ताल्लुक़ है मेरा अब्दुल सत्तार खान का। ये मेन मार्केट गुलबर्ग नहीं है, यहाँ पर सियासी लोग का दफ्तर होता था चौधरी गुलाम हुसैन साहब का। मैं उस वक्त दी न्यूज़ में था और फ्रंटियर पोस्ट के 2 रिपोर्टर थे। हम लोग कभी कभार ना चौधरी गुलाम हुसैन की तरफ चले जाते थे। बड़ी गप्पें, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चौधरी गुलाम हुसैन बड़ी मज़ेदार करता था, हमें बड़ा मज़ा आता था। तो चौधरी गुलाम उस वक्त में बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत आई थी। अच्छा। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब का जो सियासी लोग था उसमें कोई बेनज़ीर भुट्टो, उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के हवाले से कुछ बातें वो अखबार में लाते थे, कुछ तस्वीरें लाते थे जिस पे हमें एतराज़ था कि यार ये ख़वातीन है तो चौधरी साहब है की कर दो। उन्होंने कहा नहीं सियासत में ऐसे होता है तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो गई और मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई। उसके बाद चौधरी साहब अपनी जगह पे थे। चौधरी साहब के अखबार में सियासी लोग में एक खातून की तस्वीर छपी, दिलशाद बेगम की। अच्छा। दिलशाद बेगम थी जो इंडियन एक्टर थे अपने ज़माने के, मशहूर ज़माना, फिरोज़ खान और संजय खान की बहन थी। जी बिल्कुल। उनके बारे में कोई ऐसा जिक्र हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ का दिल आया हुआ है, पता नहीं क्या है, इस तरह की कोई चीज़ छापी। जब वो तस्वीर छपी, साड़ी में थी दिलशाद बेगम, वो कमाल की लग रही थी। मैंने इस तरह की कम औरतें इस उम्र में देखी कि जो वाकई इतनी ग्रेसफुल और खूबसूरत, इतनी ग्रेसफुल थी। उसके बाद चौधरी गुलाम हुसैन साहब के साथ क्या हुआ, चुक के ले आ गए चौधरी गुलाम हुसैन साहब को। अब नवाज शरीफ की हुकूमत है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को चुक के ले गए। कौन? वही जो उठाते हैं यार, मैं तो नहीं उठा सकता, आप तो नहीं उठा सकता। अच्छा। मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे उठाया होगा ना, ज़ाहिर। उठा के ले गए। चौधरी साहब वापस फिर जब उन्होंने छोड़ा तो के छड़िया उन्होंने, वो जब वापस आए चौधरी गुलाम हुसैन साहब तो हम फिर चले गए कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब को छोड़ दिया तो चलो जाके मिलिए। गए तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने हमें देखा। हम अक्सर ये बात करते थे तीनों रिपोर्टर कि चौधरी साहब ऐ ना कराया करो, है बेनज़ीर भुट्टो तो नुसरत भुट्टो औरतें हैं ना कराया करो, यानी कोई और चीज़ कराया करो, ना मुखालफत कराया करो, इनकी हुकूमत में जो है चीज़ें वो लेके आया करो। तो चौधरी साहब ने देखा हमारी था और मैंने सवाल कोई नहीं करेगा, असी को एक दफ़ा करन दे। हमने सवाल किया चौधरी गुलाम हुसैन से कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब तुसी पीपल्स पार्टी के दौर में, जब पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, आप बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के साथ ये कर रहे थे, उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा। नवाज शरीफ के बारे में जब आपने किया वही चुक के ले गया, तौणी लग गई, तौणी लाते सन। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कहा कि एर तो अलावा कोई भी गल में ना करो, एर तो अलावा। अब ये है एक बात कि हमने अपनी अपनी जगह पे रह के, अगर मुझे माइक मिला हुआ है, मुझे स्क्रीन मिला हुआ है, अपनी लिमिटेशन हमने का पता होना चाहिए, लिमिटेशन में रहना है, हमने उसको एक्सीड नहीं करना। किसके साथ? जहाँ पर पूरी दुनिया के जो जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया पर्सन होते हैं, वो एक्सीड नहीं करते एक लिमिट से आगे। आपने अगर इस तरह की गाली गलौज करनी है, गली ज़ुबान इस्तेमाल करनी है तो प्राइवेटली कर लें। अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है कि सियासत में आपको नागवार सवालात भी सुनने पड़ जाते हैं कई दफ़ा फीडेड सवाल, और एजेंसियां तो फीड करके बाज़ लोगों को भेजती थी सियासी लीडरों के सामने और ये वो, लेकिन ये सियासत का हुनर होता है कि आपने एक ख़राब सवाल का भी जवाब अच्छे लफ्ज़ों में कैसे देना। आप मेरी बात सुने, 2018 से पहले, 2018 के बाद नहीं, 2018 से पहले एक सियासतदान था मौलाना फजलुर रहमान। मैंने कई दफ़ा देखा है, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू करता था। हमारे जो इंडियन जर्नलिस्ट थे जो पाकिस्तान आते थे, उनका जो फेवरेट बंदा होता था इंटरव्यू के वाले जी वो मौलाना फजलुर रहमान होता था। लेकिन 2018 के बाद ऐसे लगा जैसे मौलाना फजलुर रहमान को कुछ दुख पहुंचा। वो ऐसा दुख था कि जिसने, अब वो भी तल्ख हो गए हैं। नहीं, 2018 के बाद तल्ख होना शुरू हुए थे, अब तो बहुत ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा तल्ख हो गए।
आज का हमारा जो पॉडकास्ट है काफ़ी लंबा हो गया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।